नमस्कार। आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। ये है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। और लाइव शो अमूमन आप देखते हैं कैपिटल हेडलाइंस पर, लेकिन ये आज खास दिन है, संडे का दिन है और खास कार्यक्रम, खास मुद्दे पर हम बात करने जा रहे हैं। तो हमारे जो बाकी दो चैनल हैं, कैपिटल रेडियो अयोध्या और युगांधर, उस पर भी ये लाइव प्रसारण आप सीधा देख रहे हैं। और हमारे दो खास मेहमान हमारे साथ हैं। श्री प्रशांत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, विदेश मामलों के एक्सपर्ट हैं और इंटरनल सिक्योरिटी, जिस मामले के बहुत कम एक्सपर्ट भारत के अंदर हैं, उन उसमें इनको महारत हासिल है। और डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, जो कि कैपिटल हेडलाइंस के फाउंडर टीम के मेंबर हैं, स्वतंत्र पत्रकार हैं, बिहार सरकार से इनको मान्यता मिली हुई है, मान्यता प्राप्त पत्रकार हैं, राजनीतिक मामलों के बड़े अच्छे जानकार हैं, सामाजिक मामलों के भी बड़े अच्छे जानकार हैं, सामाजिक सरोकारों में भी इनकी बड़ी दिलचस्पी रहती है। लेकिन आज जो हमारे दोनों एक्सपर्ट हैं, उनके एक्सपर्टीज की अलग तरीके से हम बात करेंगे, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उनकी, जो कहते थे कि हर दिल जो प्यार करेगा वो गाना गाएगा। आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात किनकी कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं जो आवारा थे, श्री 420 थे, और जो कहते थे कि इस देश में गंगा बहती है, और बाद में उन्होंने ही दिखाया कि राम तेरी गंगा मैली हो गई। बिल्कुल, आप कहने की जरूरत नहीं है, नाम उनका पहचान गए होंगे, श्री राज कपूर साहब, जिनका कल यानी 14 दिसंबर के दिन 100वां जन्मदिन मनाया गया, देश दुनिया में मनाया गया। और उसी बहाने राज कपूर साहब 1988 में ही इस दुनिया को अलविदा कह के चले गए। 10 फिल्मों का, सिर्फ 10 फिल्मों का उन्होंने निर्देशन किया था, लेकिन उनके कला की, उनके निर्देशन की, उनकी जो आर्ट फॉर्म थी और जिस कमाल की शख्सियत के मालिक थे वो, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी फिल्में बनाई, उनकी याद आज तक केवल भारत नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस समय सॉफ्ट पावर वर्ल्ड लोग जानते नहीं थे, उस दौर में राज कपूर साहब की ताकत दुनिया ने पहचानी। जितने भी कम्युनिस्ट देश थे, चाहे वो भारत का दोस्त रूस हो, या रूस से यूएसएसआर था उस जमाने में, उसके बाद जब वो टूटा और उसके बाद रशिया और बाकी देश बने, वहां जबरदस्त लोकप्रियता थी। लोग दावा ये भी करते हैं कि उस समय के जो प्रधानमंत्री थे, जवाहरलाल नेहरू, जो देश के पहले प्रधानमंत्री थे, उनसे ज्यादा वो लोकप्रिय थे। और केवल रशिया में नहीं, उनकी लोकप्रियता चाइना और बाकी तमाम देशों में भी थी। और भारत में तो वो कितने लोकप्रिय थे, कहना मतलब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनकी लोकप्रियता 100 साल के बाद भी याद की जा रही है। अभिनय की उस समय तिकड़ी मानी जाती थी। दिलीप कुमार साहब, जिन्हें अभिनय सम्राट कहा जाता था, उनके बाद के जितने भी अभिनेता आए, वो सारे अभिनेता दिलीप कुमार साहब की कहीं ना कहीं नकल करते हुए नजर आते थे। बहुत सारे क्रिटिक कहते थे, इवन आज के जो किंग खान कहलाते हैं, शाहरुख खान साहब, वो कहते हैं कि उनकी सूरत जो है और उनका स्टाइल जो है दिलीप कुमार साहब से मिलता है। तो अभिनय का जब मामला आता था, तो राज कपूर साहब का चार्म दिलीप कुमार साहब, या उसी तिकड़ी के तीसरे सदस्य थे देवानंद साहब, उनके मुकाबले शायद थोड़ा कम माना जाता था। लेकिन जब निर्देशन की बात आती थी, डायरेक्शन की बात आती थी, तो वो मीलों आगे थे। दिलीप कुमार साहब पर्दे के पीछे से डायरेक्शन में दिलचस्पी लेते थे, लेकिन सीधे तौर पर निर्देशन में दखल नहीं देते थे। देवानंद ने कई फिल्मों का निर्देशन किया, लेकिन वो जलवा उनका नहीं बना जो राज कपूर का था। राज कपूर को दुनिया शोमैन कहती थी। 24 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली फिल्म, जिसका नाम आग था, वो बनाई। अपने पिता, जो कि बहुत बड़ी शख्सियत थे फिल्म इंडस्ट्री के, पृथ्वीराज कपूर साहब, उन्हीं की जिंदगी की कहानी पर बनाया वो फिल्म। पृथ्वीराज कपूर साहब पाकिस्तान, जो आज पाकिस्तान है, पहले अविभाजित भारत था, तब भारत का विभाजन नहीं हुआ था, वहां वो पैदा हुए थे। पृथ्वीराज कपूर साहब के पिता चाहते थे कि वो वकील बने, वकालत की पढ़ाई उन्होंने शुरू की, लेकिन थिएटर और फिल्म का उनको ऐसी दिलचस्पी हुई कि कलकत्ता होते हुए वो मुंबई पहुंचे। ये कहानी आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, क्योंकि पिछले 7-8 दिन से लगातार राज कपूर की बात हो रही है। तमाम अखबार, मैगजीन, वेबसाइट ये सारी कहानियां बता रही हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा संक्षेप में बता देता हूं, क्योंकि राज कपूर साहब को जो लोग आज की तारीख में नहीं जानते हैं, जो नौजवान पीढ़ी के लोग हैं, जो 1988 के बाद पैदा हुए हैं, जब राज कपूर साहब का निधन हो गया था, जो उनके ग्रैंडसन यानी पोते रणबीर कपूर को जानते हैं, उस पीढ़ी के लोगों को अगर वो हमारा वीडियो देखते हैं,
तो उनको बताने के लिए मैं आप सिर्फ ये बता रहा हूं कि जब पृथ्वीराज कपूर साहब स्टैब्लिश हो गए मुंबई में, तो राज कपूर साहब की भी दिलचस्पी थिएटर में थी, फिल्मों में थी, लेकिन बड़े पिता के पुत्र होने के बावजूद उनको कोई खास वरीयता नहीं मिली, उनको स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि पृथ्वीराज कपूर साहब चाहते थे कि वो स्ट्रगल करके ही अपना नाम बनाए। पहली फिल्म उनको केदार शर्मा साहब के यहाँ मिली, उसके बाद 1 साल के बाद ही उन्होंने अपना खुद का बैनर आर के बैनर बनाया नरगिस के साथ, नरगिस को हीरोइन लेकर पहली फिल्म बनाई आग, वो इतनी नहीं चली, लेकिन जब उनकी दूसरी फिल्म आई बरसात, उसके बाद तो उनको रोकना मुश्किल हो गया, और आखिरी फिल्म उन्होंने बनाई राम तेरी गंगा मैली, जो सुपरहिट रही। केवल 2 फिल्में उनकी फ्लॉप हुई थी, जागते रहो और मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर बहुत बड़ी फिल्म थी, जो उनके बेटे राज कपूर साहब के बेटे, बड़े बेटे रणधीर कपूर ने बताया कि उनके मौत के बाद भी जब भी वो फिल्म रिलीज हुई, सुपरहिट हुई, और री रिलीज जब उनके रहते हुए ही की गई थी, तो वो फिल्म जबरदस्त उसको सक्सेस मिली। तो एक बहुत ही सक्सेसफुल व्यक्ति थे। लेकिन आज हम उनकी दूसरी सक्सेस की बात करेंगे, जिसकी बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी की। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से जब राज कपूर साहब का परिवार मिलने गया, वो बात शायद आपने सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि अपने दोनों मेहमानों से बात करने के पहले वो बात मैं आपको सुना देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद राज कपूर साहब के बारे में क्या कहा। डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है। जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। रणवीर के साथ तो ये है सॉफ्ट पावर की बात की। तो वो सॉफ्ट पावर क्या है, क्योंकि हमारे पास मौजूद है सिंह साहब, वो समझाएंगे कि सॉफ्ट पावर क्या है, बाकी चीजें समझाएंगे डॉक्टर सत्येंद्र कुमार, क्योंकि बहुत बड़े फैन राज कपूर साहब के रहे हैं। आज ये अपनी मूछें भी उसी तरह डिजाइन करके आए हैं जैसे राज कपूर साहब रखते थे। तो डॉक्टर साहब से भी समझेंगे उनके कला के पहलुओं को, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्लिपिंग्स, कुछ हेडिंग्स दिखा देता हूं जिससे आप समझ पाए। आवारा एक फिल्म थी राज कपूर साहब की, और ये क्लेम किया जाता है कि आवारा से सोवियत संघ, रशिया और तमाम मुल्क मिलकर, उस समय सोवियत संघ हुआ करता था, वहां पर वो नेहरू जी जैसे पॉपुलर हो गए थे। नेहरू जी ग्लोबल फिगर थे, भारत के ग्लोबल लीडर थे, महात्मा गांधी की तरह ही बहुत पॉपुलैरिटी थी उनकी, अमेरिका में भी, रशिया में भी, दुनिया के तमाम मुल्कों में उनकी बड़ी जबरदस्त लोकप्रियता थी। तो एक अभिनेता उस दौर में, जब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री का आज के जैसा दबदबा नहीं था, उस दौर में राज कपूर साहब को नेहरू जी जैसी लोकप्रियता अगर मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनका क्या कद रहा होगा, क्या उनकी कला की कीमत रही होगी, कितने बड़े कलाकार और फिल्मकार वो रहे होंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा उसको तमाम वेबसाइट्स ने अपने हेडलाइन में रखा है कि जब सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था, उस वक्त राज कपूर साहब का जो दम था, पीएम मोदी ने तारीफ की थी। और 100 साल उनकी जिंदगी के पूरे हो गए हैं। नीलकमल उनकी पहली फिल्म थी, और जबरदस्त उन्होंने योगदान दिया भारतीय सिनेमा में, भारत के जीवन में, कला में, संगीत में, हर तरह के उनकी कमाल की शख्सियत थी। और जब वो पहली अपनी सोवियत यात्रा पर गए थे राज कपूर साहब, तमाम जगह ये लिखा गया है, तो भीड़ उन्हें देखकर चिल्लाया करती थी आवारा हूं, जो उनकी फिल्म आवारा का एक गाना था। उस समय बुल्गानिन सोवियत संघ के प्रधानमंत्री होते थे, और एक सरकारी भोज में नेहरू को उन्होंने ये गाना आवारा हूं गाकर सुनाया था। इस तरह का रिकॉल किया गया है। बहुत सारे आर्टिकल्स इस मौके पर, उनकी 100वीं जयंती के मौके पर आए हैं, और ये बड़ा अच्छा है जब आप ऐसी किसी बड़ी शख्सियत को याद करते हैं जिसको दुनिया याद करती है, और जिसने पूरी दुनिया में एक दबदबा, एक डंका बजाया हो अपनी आर्ट के जरिए। क्योंकि जब आप राजनीति की बात करते हैं तो वहां विरोधी होते हैं, वहां आपको पसंद करने वाले, नापसंद करने वाले होते हैं, लेकिन कला की खूबी यही होती है, सिनेमा की यही खूबी है, भारतीय सिनेमा और राज कपूर जैसे फिल्मकार और कलाकारों की यही खूबी है कि वो सबको एक कर देते हैं। और सिनेमा के बारे में यही कहा जाता है कि जब आप थिएटर्स में, आजकल तो लोग ओटीटी पर, टीवी आने के बाद या मोबाइल पर लोग देख रहे हैं, लेकिन सिनेमा हॉल्स के बारे में, जो पुराने जमाने के सिनेमा हॉल्स होते थे या नए जमाने के भी जो थिएटर्स हैं, उनके बारे में भी कि आपकी सीट के बराबर में कौन बैठा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसकी जाति क्या है, उसका धर्म क्या है, उसका जेंडर क्या है, आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता।
और जो पर्दे पर इमोशंस आते हैं, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को मैं जानता हूं और शायद कभी कभी आपने भी अनुभव किया होगा, मैंने तो किया ही है कि जब कोई इमोशनल सीन आते हैं तो लोग रोने भी लगते हैं। तो आपके पड़ोस का व्यक्ति भी रो रहा है जिसे आप नहीं जानते हैं, दाईं तरफ बाईं तरफ दोनों लोग रो रहे हैं, आप भी रो रहे हैं और आपको पता नहीं है। कोई कॉमेडी का सीन आता है तो आप हंसते हैं सबके साथ मिलकर और आपको जरा भी कोई झिझक नहीं होती। राज कपूर की बेटी रितु नंदा ने उनके ऊपर किताब लिखी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि राज कपूर ट्राम से जाया करते थे। उनके पिता पृथ्वीराज कपूर साहब बड़े आदमी थे, उनके पास कई गाड़ियां थी, लेकिन तब भी वो ट्राम से स्कूल जाया करते थे। बहुत तेज बारिश एक दिन हो रही थी तो राज कपूर ने अपनी मदर से पूछा कि क्या वो कार से स्कूल जा सकते हैं। तो उनकी मां ने कहा कि वो उनके पिता यानी पृथ्वीराज कपूर से पूछकर बताती हैं। तो पृथ्वीराज कपूर साहब ने जवाब दिया कि बारिश के थपेड़े झेलते हुए स्कूल जाने में भी एक थ्रिल है, इसको इसका तजुर्बा लेने दो। तो राज कपूर ने ये बात सुनी और कहा कि सर मैं ट्राम से स्कूल जाऊंगा। वो अपने फादर को सर ही कहा करते थे। तो इस तरह के इनके पास चीजें हैं। और एक ये बड़ी दिलचस्प बात है जिसके बारे में सिंह साहब से समझना बड़ा अच्छा रहेगा कि एक बार बॉबी फिल्म की वो शूटिंग कर रहे थे हिंदुस्तान पाकिस्तान बॉर्डर के करीब। तो वहां पाकिस्तान के कमांडर उनसे मिलने के लिए वहां पहुंचे। इतने जबरदस्त पॉपुलर थे वो, सरहदों के आर पार, पाकिस्तान में उनका जन्म भी हुआ था। उनका परिवार, मतलब आज का जो पाकिस्तान है, तब तो हिंदुस्तान पाकिस्तान दो अलग मुल्क नहीं थे, एक ही देश था। और उनकी हवेली की अब भी आए दिन चर्चा होती है। नरगिस की भी बहुत चर्चा होती है। दोनों का जो एक अफेयर कहा जाता है कथित तौर पर था, एक कलाकार तो दोनों बड़े थे ही, इसके अलावा एक खास संबंध भी दोनों आपस में शेयर करते थे। तो सिंह साहब, बड़ी लंबी मैंने भूमिका रख दी क्योंकि राज कपूर साहब का मामला है तो क्या कहा जाए क्या छोड़ा जाए समझ नहीं आता है। आपसे मैं समझना चाहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर सॉफ्ट पावर की बात कर रहे हैं, बाकी लोग उनकी कला की बात कर रहे हैं, दुनिया भी उनको सलाम कर रही है। आप किस तरह से इस 100वें उनकी जयंती के मौके पर उनको याद करेंगे? जी बिल्कुल। प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कहा कि सॉफ्ट पावर, उस जमाना में जब सॉफ्ट पावर शब्द की कल्पना या उत्पत्ति भी कोई नहीं सोचा होगा, उस टाइम उन्होंने सॉफ्ट पावर, क्योंकि आपने बुल्गानी के बारे में तो बताया ही। एक वहां के सोवियत संघ के पूर्व प्रधानमंत्री थे निकिता क्रुश्चेव, उनसे भी पूछा गया था कि राज कपूर को इतना पसंद क्यों किया जाता था। तो उन्होंने भी जवाब दिया था कि राज कपूर ने आवारा फिल्म में एक बात दिखाई है, जो एक अपराधी किस्म का व्यक्ति बाद में प्यार में इतना परिवर्तित हो जाता है कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति के रूप में, बहुत ही एक सज्जन व्यक्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो उस टाइम युद्ध की विभीषिका से पूरा विश्व पीड़ित था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और उसके बाद भी शीत युद्ध, सोवियत संघ का ब्लॉक और अमेरिका का ब्लॉक जो था वो लगातार चल रहा था और पूरा विश्व में खाली तनाव की स्थिति रहती थी। उस जमाने में एक प्यार का संदेश देने वाले फिल्मों को बनाना, और उस फिल्म की क्वालिटी इतनी थी कि मतलब विश्व स्तर पर चीन, सोवियत संघ, तमाम कम्युनिस्ट कंट्रीज और भी बहुत सारे देशों में उनकी तारीफें हुआ करती थी, सिर्फ भारत तक सीमित नहीं थे। तो इतना बड़ा पर्सनालिटी और इतना बड़ा सोच और उनकी कल्पनाशीलता को तो एकदम सलाम करने का मन करता है, क्योंकि गजब की कल्पना थी और गजब का उनका ये था, लीक से हटकर काम करने का जो उनका क्वालिटी था वो अपने आप में अद्भुत था। उसके बारे में जितना भी कहा जाए वो बहुत कम है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए शायद उतने पर्याप्त शब्द नहीं है। ये उनकी व्यक्तित्व की बात थी। और आज के डेट में देखिए कि विश्व बैंक ने 100 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक दो महान कलाकारों के हवेली को प्रिजर्व करने की, उसको रिपेयर करने की और उसको धरोहर बनाए रखने के लिए पाकिस्तान सरकार को दिए हैं। जो एक तो राज कपूर साहब को कपूर हवेली है जो पेशावर में, उसको, और दूसरा दिलीप कुमार यूसुफ खान, जो दिलीप कुमार के नाम से हमारे यहाँ अभिनय सम्राट, आपने बताया भी उनके बारे में। तो उन दोनों की हवेलियां पाकिस्तान में है, उन दोनों को प्रिजर्व करने के लिए विश्व बैंक ने इतना बड़ा अमाउंट दिया है। तो ये सारी चीजें हैं
तो अपने आप में ये अद्भुत उनके व्यक्तित्व का बखान करती हैं। और बाकी उन्होंने न सिर्फ मनोरंजन किया बल्कि भारतीय सिनेमा को विश्व पटल पर एक ऐसे रूप में दिखाया कि भारत कहीं भी किसी से भी कम नहीं है, और क्वालिटी के मामला में या इस तरह की कल्पनाशीलता के मामला में हम बहुतों से बहुत आगे हैं। ये राज कपूर जी ने संभव दिखाया, और जो हमको लगता था कि ये उस टाइम में जबकि हम गुलामी के दौर से गुजर रहे थे, 1940 के दशक तक तो हम लोग गुलाम ही थे, और उस दौर में उन्होंने शुरुआत किया। और 1948 में जब आजादी मिल चुकी थी उसके बाद उन्होंने अपना ही स्टूडियो स्थापित कर लिया, आरके स्टूडियो। और उसके बाद तमाम ऐसे ऐसे फिल्में दिए, कई फिल्में फ्लॉप भी रही, लेकिन बाद के दिनों में वो फिल्में भी, जैसे मेरा नाम जोकर, वो डिप्रेशन में आ गए थे, इतनी ज्यादा फ्लॉप की, लेकिन बाद के दिनों में वही फिल्म इतनी बार देखी गई और इतना ज्यादा लोगों ने पसंद किया कि बल्कि आज तक वो फिल्म देखी जाती है और आज तक चलती है और आज तक चर्चित रहती है वो फिल्म। बाकी बॉबी फिल्म तो सुपर हिट हुई, जिसमें वो उबर गए, जो उनको पहले झटका लगा था वो उससे काफी उबर गए और वो सुपर हिट साबित हुई। इसके अलावा और भी बहुत सारी फिल्में उन्होंने दी जो अपने आप में अद्भुत रही। और एक फिल्म तो मैं लास्ट में ये कहूंगा कि एक फिल्म उन्होंने बनाई हीना, और हीना फिल्म को बनाने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ लंबे समय तक जद्दोजहद चला। पाकिस्तान सरकार उसको इजाजत नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसकी कहानी देखकर पाकिस्तान सरकार को लगता था कि, क्योंकि पाकिस्तान में एक चीज तो स्पष्ट है कि वहां सिविलियन सरकार की कुछ चलती नहीं है, वो एक पपेट है वहां की आर्मी की। तो आर्मी को ये भय था कि इस फिल्म से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के लोगों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण मानसिक संबंध विकसित हो जाएगा, और वो फिर उनके लिए बड़ी घातक साबित होगा। इसलिए हीना फिल्म को बहुत वो लोग चाहते थे कि न बने, लेकिन अंततः उसको इजाजत देना पड़ा। बहुत ज्यादा राज कपूर साहब का एक व्यक्तित्व था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित अभिनेता थे और जाने माने थे। उसमें पाकिस्तान सरकार को लगा कि इनको एकदम साफ मना कर देने से बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको झेलनी पड़ेगी बेइज्जती, अंततः उनको देना पड़ा। और वो हीना फिल्म तो अपने आप में अद्भुत साबित हुई। और मैंने तो कई पाकिस्तानियों के साथ बात किया है, वो भी बोलते हैं कि राज कपूर को सलाम करते थे कि गजब, माने उनकी सोच थी, गजब की कल्पना थी, अद्भुत चीजें उठाते थे और अद्भुत विषय पर फिल्म बना डालते थे, और वो क्या से क्या कर डालते थे। ये चीजें उनके व्यक्तित्व में रही हैं। जी सर, मैं आपसे पाकिस्तान वाला पहलू एक बार फिर समझूंगा, लेकिन डॉक्टर साहब क्योंकि खुद राज कपूर साहब के बहुत बड़े फैन हैं और फिल्में देखते भी रहे हैं, राज कपूर साहब की तो तमाम फिल्में इन्होंने देखी भी हैं, तो इनके दिल में क्या यादें हैं, ये सॉफ्ट पावर के तौर पर उनको देखते हैं या ये देखते हैं कि कला है उसकी तो कोई सरहद ही नहीं है, वो तो अपने आप दुनिया भर में छा जाती है। हमारे यहाँ भी तमाम इंटरनेशनल कलाकारों को लोग पसंद करते हैं, लेकिन किसी एक कलाकार की इतनी पॉपुलैरिटी हो जाए कि जब वहां का प्राइम मिनिस्टर जाए या बहुत साल के बाद, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा कि कुछ साल पहले जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात के और चाइना का विजिट कर रहे थे, तो वहां उन्होंने राज कपूर की एक फिल्म का गाना सुना, तो उसके बाद उन्होंने वहां से उसको रिकॉर्ड करके ऋषि कपूर साहब के पास भेजा। तो इस तरह का असर, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि 1988 में तो मृत्यु हो गई थी, मौत हो गई थी राज कपूर साहब की, तो इतने लंबे अरसे के बाद किसी कलाकार की पॉपुलैरिटी बने रहना, जैसे कहा जाता है कि हीरा सदा के लिए है, डायमंड इज फॉर एवर, तो वही बात कलाकारों के लिए कि कलाकार भी हमेशा के लिए है। डॉक्टर साहब। निश्चित बात साली जी, बचपन से देखने को सुनने को मिला है राज कपूर साहब को। 70 फिल्मों में उन्होंने काम की अपने जीवन में,
18 फिल्मों का निर्माण किया और 10 का उन्होंने निर्देशन भी किया। सभी क्षेत्रों में अव्वल दर्जे के साबित रहे हैं। अगर उनकी तमाम फिल्मों को देखा जाए तो एक बड़ी अजीब संजोग है, उनके द्वारा बनाई गई फिल्म हो, निर्देशित हो या दूसरे किसी द्वारा बनाई गई फिल्म में उन्होंने काम किया, कैरेक्टर जो रहा उनका वो सिंप्लिसिटी का रहा। जैसे आम लोगों के बीच से आया हुआ वो आदमी है और आम लोगों के जनमानस में घुल मिल जाता हो, वो कोई भी फिल्म हो। संजोग से बिहार से भी एक राइटर फणीश्वर नाथ रेणु की फिल्म में उन्होंने काम किया, तीसरी कसम, जो देहाती परिप्रेक्ष्य में कई ऐसी फिल्में उनकी हैं जो गांव गरीब के बीच से चल कर के आया हो, लेकिन प्रभाव महलों में बैठे हुए पूरे आधुनिक लोगों के बीच में भी उतने ही प्रभाव डाले हों, इसलिए कि लगता है जैसे उनके फिल्मों में जज्बात कायम करता रहा हो। ठीक कहा, मेरा नाम जोकर जो काफी लंबा समय लिया, वो परफेक्शन चाहते थे। 6 वर्षों में ये फिल्म बनी और बहुत पैसे खर्च किए गए। 4 घंटे 15-20 मिनट के ये फिल्म बने। हालांकि प्रारंभ में ये घाटे का सौदा रहा और उससे बहुत उनकी धन की हानि हुई कुछ दिनों के लिए। हालांकि धीरे धीरे चलते चलते कालांतर में वो फिल्म बहुत अच्छी साबित हुई और लोगों के बीच में बहुत पॉपुलर है, बहुत देखी गई। पैसे की कमी उससे फिर नहीं रही। हालांकि 1970 में उन्होंने बनाया था, जबकि 1973 में बॉबी बनाया, कुछ डिफरेंट था। ये आधुनिकता को लिए हुए यंग, एकदम यंग पर बना हुआ ये फिल्म था, जिसमें उनके बेटे ने एक नए कलाकार के रूप में डेब्यू किया और डिम्पल कपाड़िया ने भी, वो काफी सराही गई। इतने पुराने होते हुए एकदम आधुनिकता को लिए हुए उन्होंने फिल्म बनाई और काफी चली। 1 करोड़ 20 लाख में वो फिल्म बनी थी और लगभग 29 करोड़ रुपए कमा करके दिए साल भर के अंदर में। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये उस आदमी का एक खूबी था, संगम। वो उस जमाने में इस तरह की बातें बहुत चला करती थी और लगता था कि कुछ रियलिटी भी है। बहुत लोग अपने आप में समझते थे कि मेरी ही तो कहानी कहीं नहीं ना है। भाई ट्रायंगुलर लव का जो रहता था संगम, वैजंती माला और वो इनके बीच में बहुत सारे हैं भी। अब हम लोग तो इतने कम उम्र के रहे हैं, बहुत ज्यादा जानकारी उन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकते थे, लेकिन एज ए दर्शक जो मौका मिला है, समीक्षा कम, दर्शक के रूप में मन जो कहते रहा कि नहीं ये बहुत बढ़िया फिल्म है, ये बहुत बढ़िया कलाकार की कला है, इसमें इन्होंने जो अभिनय किया है लगता नहीं है कि बॉम्बे के चकाचौंध में रहने वाले उतने बड़े परिवार में पले बढ़े रहे हुए और जो रोल कर रहा है कैरेक्टर के उस व्यक्ति की तरह जो आम सामान्य जन के बीच में है और उस व्यक्ति की रहा हो, ये अपने आप में अद्भुत रहा है। इनके अंदर की जो ये कलाकार है, जो जीवंत उस रोल में जो भी उनको रोल करने के लिए मिलता था, उस रोल को इन्होंने इतने जीवंतता के साथ जिया, ये कम देखने को मिलता है। आज भी कम कलाकारों में वैसे कलाकार थे। अब देखिए जोकर, उनकी रियल में तस्वीर सामने नहीं है। जोकर जो बने हुए उस फिल्म में रियल में नहीं है, फिर भी उस कैरेक्टर में जो इनके तस्वीर के माध्यम से भी लोगों को जिस तरह से इन्होंने इतनी लंबी फिल्म, लेकिन सचमुच में एक कलाकार जो अपने कष्ट को प्रदर्शित नहीं करता हो, दूसरे किसी की इंटरटेनमेंट करता हो, जबरदस्त है। तो कह सकते हैं कि आज 100 साल पूरे होने के बावजूद 36 वर्षों से इस दुनिया में नहीं रहने के बावजूद
भौतिक रूप से आम लोगों के बीच में मानसिक रूप से अपने कला के माध्यम से आज भी जीवंत हैं, जीवित हैं। ऐसे कलाकार राज कपूर साहब हैं। शोमैन के जी, रूप में उन्होंने दिखाया भी। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपके अंदर इमोशंस काफी हैं, आपको अपने आप को रोकना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं समझ सकता हूँ। कलाकार ही इतने बड़े थे और आपका तो निजी अनुभव भी है और आप कह रहे हैं कि बचपन से आप देखते रहे और संगम आप देख कर आए, बाहर भी आपने देखा कि कुछ संगम हो रहा है, तो आप कंफ्यूज हो गए कि कहीं इनकी कहानी पर ही तो वो कहानी नहीं बन गई। ये आपने निजी अनुभव शेयर किया, ये तो बहुत ही कमाल है। कई बार लोग होता है कि फिल्मों में देखकर आते हैं और उनको लगता है कि जिंदगी की कहानी है, और इस तरह की कहानियां उन्होंने उठाई हर सामाजिक मुद्दे पर, चाहे वो विधवा विवाह की बात हो, गंगा अभी तक मैली है उसके लिए सफाई का कार्यक्रम हो, चाहे डाकुओं को मुख्य धारा में लाने की बात हो, भटके हुए नौजवान को सही राह दिखाने की बात हो, तो सामाजिक मुद्दों को भी वो लगातार उठाते रहे। सिंह साहब, मैं एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि राज कपूर साहब को 100 साल जब उनकी जिंदगी के हुए याद किया जा रहा है, अगले 100 साल की अगर मैं बात करूं तो इतने बड़े वो फिल्मकार थे, फिल्म जगत से जुड़े हुए लोग तो निसंदेह उनको याद करेंगे ही, लेकिन जमाना बदल रहा है, चीजें बदल रही हैं, थिएटर बदल गया। अगले आने वाले 100 सालों में उन्हें क्यों याद किया जाए? क्या एक टीम मैन की तरह, जिस तरह उन्होंने एक टीम बनाई कि मुकेश उनके साथ ताउम्र जुड़े रहे, शंकर जयकिशन जुड़े रहे, उनके जो सॉन्ग राइटर थे शैलेंद्र हो, चाहे दूसरे सॉन्ग राइटर्स हो, लता मंगेशकर जी हो, या उनकी एक टीम थी जो कलाकारों की, कई नए कलाकारों को उन्होंने मौका दिया, चाहे उसमें नरगिस थी जब तक उनके साथ जुड़ी इतनी बड़ी कलाकार नहीं थी, या उसके बाद मंदाकिनी तक उन्होंने कई कलाकारों को, अपने बेटों को भी डेब्यू कराया। किस वजह से उनको याद किया जाए? या उनकी सॉफ्ट पावर थी, वो भारत को पहली बार मतलब दिखाया कि भारत के पास वर्ल्ड क्लास कोई आदमी है, क्यों राज कपूर साहब को याद किया जाएगा? जी, बिल्कुल, आपने तो सब लगभग सभी चीजें स्पष्ट कर दी। बहुत सारे लोगों को उन्होंने फिल्मों में मौका दिया और लाया सामने, उनके हुनर को संवारा, सजाया और आगे बढ़ाया, और उसमें उनके अपने परिवार के लोग भी थे और बाहर के लोग भी थे, और सबकी क्वालिटी के अनुसार सबको आगे बढ़ाने का काम किया। इसके अलावा वो विषय ऐसा ऐसा उठाते थे जो अभी डॉक्टर साहब ने भी काफी उसको विस्तार से बताया है कि वो विषय जो है आज भी प्रासंगिक है, कल भी प्रासंगिक था और आने वाला कल भी वो प्रासंगिक रहेगा। आप आज भी अगर उनकी तीसरी कसम देखने बैठ जाएं तो हमको नहीं लगता है कि आप बीच में से उठकर चले जाएंगे। आप पूरा देखना पड़ेगा, आप अपने आप को रोक नहीं सकते हैं, वो पूरा देखकर ही मन मानेगा। ये चीजें उनकी तमाम फिल्मों में है, चाहे वो हीना फिल्म हो, चाहे राम तेरी गंगा मैली हो, ये जितनी भी और भी बहुत सारी फिल्में, वो जितनी फिल्में हैं, आप यदि देखने बैठ गए तो आप एंड तक देखते हुए रह जाएंगे, आप बंध जाएंगे वहां। बल्कि आज जितनी फिल्में बन रही हैं, हमको लगता है कि बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिसमें लोग आधे घंटे में, 1 घंटे में या उससे भी कम समय में उठकर चले जाते हैं, छोड़ो यार बाद में देख लेंगे। तो ये चीजें हैं। तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति की कितनी विशालता है, कितनी ऊंचाई है सोच में, कल्पनाशीलता में, और विषय को समझने में, उसको उठाने में, उस विषय की प्रासंगिकता को सार्थक करके दिखाने में। ये सब चीजें जो है उनकी कद को इतनी ऊंची, हिमालय जैसा ऊंचा बना देता है। और यही कारण है कि उनकी तमाम फिल्में, मतलब अधिकांश फिल्में, मैं कहूंगा कि 70 से 80% फिल्में उनकी जो है वो कल भी प्रासंगिक थी, आज भी प्रासंगिक है और आने वाला कल भी प्रासंगिक रहेगा। और इसीलिए उनको आज 100 साल पूरे हुए हैं और अगले 100 साल पूरे होंगे तब भी उनकी प्रासंगिकता बनी रहेगी और लोग उनको याद करते रहेंगे। और मैंने तो एक न्यूज में देखा कि बहुत भव्य तरीके से पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश में, जो हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को काफिर मानते हैं, दुश्मनी का भाव, सब जगह बॉर्डर पर हमेशा टकराव और हमेशा फायरिंग की स्थिति रहती है, वैसे देश में एक कल्चरल हेरिटेज काउंसिल नाम का वहां कोई संस्था है
जिसने बहुत बड़े पैमाने पर उनकी 100वीं वर्षगांठ को मनाया है, उनके 100 साल के बहुत बड़े पैमाने पर मनाया है। और उनके विषय में काफी लंबी चौड़ी चर्चा हुई है पाकिस्तान जैसे देश में। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी विराट व्यक्तित्व का कितना बड़ा प्रभाव राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की डेट में देखने को मिल रहा है। जी सर, मैं बस एक छोटा सा आपसे आंसर लेना चाहूंगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान की बात की। हिना फिल्म उन्होंने इसी मुद्दे पर बनाई थी, क्योंकि आप हमेशा अपने पड़ोसियों से लड़ते हुए नहीं रह सकते। 100 साल के बाद हम देखना चाहेंगे, अगले 100 साल के बाद जो लोग भी चर्चा करेंगे, तो उम्मीद की जानी चाहिए कि या तो भारत पाकिस्तान एक हो, या संबंधों के लिहाज से कम एक हो जाए। जैसे जर्मनी में वो दीवार टूट गई, वैसे ये नफरत की दीवार टूटे किसी तरीके से। एक कलाकार, फिल्मकार या हमारे आपके जैसे पत्रकार और बुद्धिजीवी यही चाहेंगे कि हमेशा नफरत न रहे। हिना फिल्म पूरी नहीं कर पाए थे राज कपूर साहब, उसी तरह ये मिशन भी अधूरा है। हिना उनके बेटे ने पूरी की, रणधीर कपूर ने। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह के लोग या इस तरह की फीलिंग रखने वाले लोग, हमारे आपके जैसे लोग, आप तो पाकिस्तान की जमीन को भी टच करके आए हैं, आप वहां की फीलिंग को भी जानते हैं, क्या वहां हुक्मरान क्या कर रहे हैं, सेना क्या कर रही है, मैं उस पर नहीं जाना चाहूंगा। आम लोग क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग आती है? क्या वही फीलिंग आती है जो राज कपूर के लिए वो आज दिखा रहे हैं? और क्या इस तरह के जो हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं, वो क्या इन चीजों को बदलने में कोई योगदान दे सकते हैं? जी देखिए, एक समय, हर चीज का एक समय आता है। जैसे पूर्वी जर्मनी, पश्चिमी जर्मनी की आपने बात की, तो दोनों में चूंकि एक कम्युनिस्ट कंट्री हो गया था पूर्वी जर्मनी, और पश्चिमी जर्मनी पूंजीवादी कंट्री, तो दोनों में टकराव एक पूंजीवाद और साम्यवाद के रूप में था। लेकिन दोनों का रेस तो एक ही था, दोनों का नस्ल तो एक ही था, डीएनए एक ही था। तो दोनों का डीएनए जो है वो एक दूसरे को खींचता है। तो मैंने ये फील किया है कि अभी एक पाकिस्तान में एक तारिक जमील है, बहुत बड़ा मौलाना है, बहुत बड़ा कट्टरपंथी भी है, पूरा इस्लामिक विषय पर वो जो है अपना तकरीर देता है और काफी पैसे भी उससे कमाता है। लेकिन एक दिन बोलते बोलते ये बोल गया कि हम पृथ्वीराज चौहान की कौन से पुत्र की, कौन सा खानदान से आते आते उसके डिसेंडेंट हैं, यानी पृथ्वीराज चौहान के हम खानदान हैं। मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला था एक बार, मुझे याद है कि वो पाकिस्तान में पाकिस्तानी था, तो ऐसे ही बातचीत में उसने मुझसे पूछा कि आप कौन सी जाति के हैं, तो मैंने कहा राजपूत। तो वो थोड़ा सा पूछा कि आप कौन से जगह के रहने वाले हैं, तो मैंने थोड़ा गलत बताया, मैंने बिहार न बताकर उत्तर प्रदेश बता दिया। वो मुझसे गले लिपट गया कि मेरे पूर्वज भी उत्तर प्रदेश के राजपूत खानदान से हैं। तो इस तरह की, तो ये एक चीज जो है, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि ये डीएनए और रेस, नस्ल दोनों का एक ही है। बीच में आ क्या गया है कि वो किसी दूसरे मत को मानने लगे हैं, हम अपने सनातन धर्म में कायम हैं। तो ये चीजें एक दिन हो सकता है कि ये खत्म हो जाए और दोनों का एक डीएनए जो खिंचाव है, एक अपनापन, एक अपने खून का जो खिंचाव है, अपना खून अपनी ओर खींचता है, तो वो खिंचाव है, तो एक दिन हो सकता है कि ये बाउंड्री खत्म हो जाए। ब्रिटेन और फ्रांस में 1000 साल या उससे कुछ कम या बेसी जो भी हो दुश्मनी चला था, दोनों के बीच में लगातार लड़ाइयां चलती रहती थी। लेकिन आज के डेट में सब यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जब जो आज हावी हैं, जो चाहते हैं कि दोनों के बीच में टेंशन बना रहे, वो हो सकता है कि एक बार थक जाएं और फिर वो चीज उभर कर सामने आ जाए जो कि एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो खींचते खींचते एक दूसरे से गले लग जाएं कि नहीं हम एक थे और एक फिर हो जाएंगे। तो ये चीजें हो सकती हैं। और हिना फिल्म में जो मैसेज दिया गया, ठीक है, उनके मरने के बाद वो फिल्म कंप्लीट हुआ, रणधीर कपूर ने उसको फिल्म को कंप्लीट किया, लेकिन उसकी कहानी की रचना किसने की? रचना राज कपूर साहब ने की। और उसमें कितनी सुंदर कहानी उन्होंने बनाई है कि वहां उस परिवार, एक मुस्लिम परिवार जो गडरिया है पीओके में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में,
तो वो परिवार में ये नदी में बहते बहते चले जाते हैं और वहां उनको होश आता है, धीरे धीरे उनकी मेमोरी लॉस हो गई थी चोट लगने से। तो वहां फिर वो उस लड़की के प्यार में बंध जाते हैं और बाद में उनको जब मेमोरी वापस आ जाती है तो वो बोलते हैं कि नहीं, मेरी तो सगाई किसी और के साथ हो गई है, मैं इसके साथ शादी नहीं कर सकता। और उन लोगों को पता चलता है कि ये मुसलमान भी नहीं है, ये तो हिंदू है। तो निराश तो होते हैं, लेकिन तब तक वहां की एजेंसी और आर्मी ये सबको पता चल जाता है तो वो उसको ब्लेम करने लगते हैं कि ये तो भारत का स्पाई है, जासूस है, तो उसके पीछे पड़ जाते हैं। लेकिन वो परिवार इनको मदद करके और भारत के सीमा में लाकर पहुंचाने का हर संभव, हर तरह का रिस्क लेकर कोशिश करते हैं। तो ये एक चीज जो है, इसमें जो मैसेज दिया गया है उसका एक बहुत बड़ा दूरगामी परिणाम होगा और ये बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा मैसेज है। तो ये चीजें उसमें है जी। तो ये सारी चीजें राज कपूर साहब जैसा ही व्यक्ति कल्पना कर सकता था और किसी और से इतनी बड़ी चीज हम लोग नहीं सोच सकते हैं कि कोई कर सकता है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो मानवीय संवेदनाओं जिनकी आपने बात की, जिस डीएनए की बात की, तो नदीम अशरफ साहब जिन्होंने हमारे नीरज चोपड़ा से आगे निकलते हुए गोल्ड मेडल अभी ओलंपिक में जीता, उनके गांव के बारे में भी इसी तरह की कहानी सुनाई जाती है। जैसे आपने बताया कि वो भी अपने रेस को लेकर बड़ा गौरव का अनुभव करते हैं। और ब्रिटेन भी जो ईयू से निकला है बाहर, उसके बाद वो पछता ही रहा है। डॉक्टर साहब, आखिरी कंक्लूडिंग रिमार्क आपकी ओर से भी मैं जानना चाहूंगा कि अगर आप और कुछ कहना चाह रहे हैं। देखिए वात्सल जी, जहां पावर हंगर नहीं है, पावर का खेला नहीं है, वहां जज्बात काम करता है। और ये जज्बात ये काम करता है आम आवाम के लोगों के बीच में कि एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के साथ जीना रहना चाहते हैं, संबंध चाहते हैं। इसीलिए खेल के माध्यम से या व्यापार के माध्यम से या दूसरे माध्यमों से हमेशा पॉजिटिव होता है। निगेटिव वही होता है जहां राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम होते हैं। आप देखेंगे पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अगर दूसरे किसी मुल्क में रहते हैं तो एकदम भाई की तरह रहते हैं। वो अमेरिका में रहे, इंग्लैंड में रहे या कहीं रहे, अगर वो राजनीति से नहीं जुड़े हुए हैं तो राजनीति के माध्यम से जो पावर प्राप्त करना चाहते हैं उनकी एक मजबूरी होती है नफरत पैदा करके लोगों का सहानुभूति प्राप्त करना। अदरवाइज सामान्य जो पब्लिक है एक दूसरे से लगाव चाहती है। आप देखिएगा कितने फिल्म देखे जाते हैं, लगातार पाकिस्तान में फिल्म देखे जाते हैं, रोक कौन लगाता है? आम जनता रोकने लगाती है। वहां के सियासत में जो लोग हैं वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए रोक लगाते हैं। अन्यथा ये सरहद जो है कहीं बैरियर नहीं है। गीत, संगीत, कला वगैरह में एक दूसरे का पूरक बनना चाहता है। अदनान सामी को एक तो पाकिस्तानी है, प्रधानमंत्री जी ने उनको यहाँ की सदस्यता भी दी, नागरिकता भी दी, लेकिन सुनने वाले देखिए कितने हैं। आम आवाम बहुत तन्मयता के साथ, आज से नहीं बहुत जमाने से अदनान सामी को सुनते हैं लोग, जबकि वो है पाकिस्तानी। तो कला तो एक जरूर माध्यम है कि लोगों के बीच में अच्छे संबंध बनाने के, और इसको बढ़ावा भी मिलनी चाहिए। मुझे लगता है कि सियासतदानों को इससे दूर रखना चाहिए और इसके लिए आम आवाम को प्रयास करना चाहिए कि भाई तुम अपने जगह पर जहां है वहां देखो पॉलिसी। ये जो हृदय से जुड़ा हुआ चीज है, जहां दिमाग नहीं दिल काम करता है, और इसमें जबरदस्त भूमिका रही है ये कपूर साहब की। ठीक कहते हैं प्रधान, बिल्कुल आपने सही कहा। राज कपूर साहब ठीक कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि भाई आपने सॉफ्ट, चूंकि फिल्मों में उनकी सॉफ्टनेस ही है, मार धाड़ नहीं अमिताभ बच्चन जी वाली, सॉफ्टनेस ही है, प्यार ही है, मोहब्बत ही है जो सरहद को पार किया। इसीलिए रसिया में भी, चूंकि वहां पर था उस जमाने में
कम्युनिस्ट सरकार थी, वैसे लोगों का प्रभाव ज्यादा था जो गरीब गुरबों के बीच में। जी जी डॉक्टर साहब, लगता है लिंक डॉक्टर साहब का चला गया है। कुछ इंटरनेट में दिक्कत है। हालांकि प्यार की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, और राहुल गांधी भी कल मोहब्बत की दुकान की बात कर रहे थे। प्यार तो आगे बढ़ना ही चाहिए। सिंह साहब, आप शायद कुछ कहना चाह रहे थे। जी जी, मैं कह रहा था कि वही डॉक्टर साहब की बात को ही थोड़ा सा मैं और एलाबोरेट करना चाहता था कि एक पाकिस्तान में कोई हामिद नाम के व्यक्ति, पूरा नाम उनको मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, 1980-90 के दशक में वो हिंद पाक प्रेम सभा, देखिए हिंदी नाम प्रेम सभा, ये हिंदी शब्द हैं दोनों, इस नाम से एक संस्था चलाते थे और दोनों देशों के जनता के आवाम के बीच में प्रेम बढ़ना चाहिए इस पर वो काम करते थे। पता नहीं वो संस्था अभी काम कर रही है नहीं कर रही है, और वो उस टाइम बुजुर्ग थे तो पता नहीं अब हैं कि नहीं है इस दुनिया में, या उनका और कोई उत्तराधिकारी उस संस्था में होगा तो चला रहा है कि नहीं चला रहा है। इसके अलावा एक चीज और है कि मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वो सबको मालूम है कि पहले वो भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी रह चुके हैं, और 1978 में, चूंकि 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश अलग हुआ था, तो उस टाइम पाकिस्तान में जो कराची में भारतीय वाणिज्य दूतावास हुआ करता था वो बंद हो गया था युद्ध में। तो 1978 में मोरारजी देसाई और जनरल जियाउल हक के बीच में वार्ता हुई तो वो वाणिज्य दूतावास फिर से खोला गया था, और पाकिस्तान का भी वाणिज्य दूतावास बॉम्बे में खुला था। तो जो कराची में वाणिज्य दूतावास खुला तो पहला वाणिज्य दूत, महादूत मतलब कौंसल जनरल, मणिशंकर अय्यर को बनाकर भेजा गया था। वो लंबे समय तक, वो 4 साल से अधिक, मुझे लगता है 4 या 5 साल वहां कौंसल जनरल रहे। जब वो वापस आने लगे तो उनके सम्मान में वहां के लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, ओ हिंद के मुसाफिर मेरा सलाम ले जा। वो मैं बहुत लंबा कविता है, मैं सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूं, और ये लाइन बार बार हर 4 लाइन के बाद दोहराया गया, वो हिंद के मुसाफिर मेरा सलाम ले जा। मैं कभी आपको उसका फोटो कॉपी भेज दूंगा, बहुत अच्छा। मणिशंकर अय्यर ने एक पाकिस्तान पेपर्स किताब लिखा था, उसमें एक्चुअली वो कौंसल जनरल रहते हुए एक बहुत टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भारत सरकार को भेजा था अपना नोट बनाकर। उसको बाद में वो जब राजनीति में आ गए थे तो 1988 में भारतीय विदेश मंत्रालय में उन्होंने बकायदा एप्लीकेशन डालकर उस डॉक्यूमेंट्स को डीक्लासिफाई करवाया था, क्योंकि टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट को ऐसे आप किताब के रूप में नहीं पब्लिश कर सकते। तो जब विदेश मंत्रालय ने उसको मैटर को एग्जामिन किया और डीक्लासिफाई करने का निर्णय लिया तो डीक्लासिफाई हो गया, तो उस डॉक्यूमेंट्स को ये अपना करते हुए, उसको लेते हुए मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान पेपर्स किताब लिखा है, जिसमें 2 पन्ना पर यही, वो वहां के जो लोगों ने उनके सम्मान में जो पढ़ा था, पहला 2 पन्ना इसी पर है कि वो हिंद के मुसाफिर मेरा सलाम ले जा। तो एक तो ये भावना है। दूसरी चीज, हिना में फिर एक बार मैं कहना चाहूंगा कि कितनी मर्म स्पर्शी गाना है कि ओ जाने वाले किया तुझे खुदा के हवाले। जब उस व्यक्ति को, जिसको हिना यानी जेबा बख्तियार, जो हिना नाम से उस फिल्म में काम कर रही है, और वो जेबा बख्तियार पाकिस्तानी एक्ट्रेस है जिसको राज कपूर की फिल्म हिना में लिया गया है, भारतीय फिल्म में एक्ट्रेस के रूप में, मेन एक्ट्रेस के रूप में। तो उससे वो गाना गाती है, कितना मर्म स्पर्शी गाना कि ओ जाने वाले किया तुझे खुदा के हवाले। मतलब उसमें है कि खुदा तुम्हें रक्षा करे और तुम सकुशल अपने मुल्क में वापस चले जाओ, और उसमें काफी मदद करते हैं। तो ये सब चीजें हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और राज कपूर जैसे फिल्मकारों की इसलिए भी भूमिका बहुत अहम हो जाती है, और उन्होंने तब शायद इतना सोच के बनाया, या उनके अंदर से ये फीलिंग आती थी, क्योंकि बड़े इमोशनल व्यक्ति भी बताए जाते थे। उनके जिंदगी जीने के अपने एक तरीके थे। कपूर खानदान में कलाकार और भी हुए हैं। राज कपूर साहब के पिताजी खुद बहुत बड़े कलाकार थे, उनके दोनों भाई भी एक्टर रहे, कामयाब एक्टर रहे, उनके बच्चे नाती पोते सभी बहुत बड़े एक्टर रहे, कलाकार रहे, फिल्मकार रहे, लेखक रहे, कहानियां उन लोगों ने लिखी। और कुल मिलाकर मैं देख रहा था जो मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं
कि ये पूरा कपूर खानदान, जिसे फर्स्ट फैमिली कहा जाता था भारतीय सिनेमा की, तो उसने 1100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। लेकिन राज कपूर इन सबके सिरमौर थे, उनके जैसा कोई नहीं था। उनकी 100वीं जन्म जयंती थी, शताब्दी समारोह बनाया गया। हमने कैपिटल हेडलाइंस, और हमारा सौभाग्य है कि आज तो हमारे जो दूसरे बाकी चैनल हैं, कैपिटल रेडियो अयोध्या और युगांधर, तीनों जगह दो दिग्गज लोगों से, भले वो फिल्म से सीधे तौर पर फैन के तौर पर ही वास्ता रखते हैं, सिंह साहब और डॉक्टर साहब, लेकिन फिर भी इनकी समझ बहुत गहरी है। और राज कपूर साहब क्योंकि केवल फिल्म नहीं थे, जैसा प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मोदी जी ने कहा कि उनकी एक सॉफ्ट पावर थी जिसने हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बजवाया। ऐसे महान कलाकार को हम सभी की दिल से श्रद्धांजलि। सिंह साहब, आपने चर्चा में हिस्सा लिया, डॉक्टर साहब आपने चर्चा में हिस्सा लिया, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।